हे गाइस, हाय, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वेदांतु। आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि जेई एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसको माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं। जी हाँ, सेशन बहुत छोटा होगा बिकॉज इट्स अ रिवीजन सीरीज। अगर आप लोग फुली फ्लेजेड चैप्टर करना चाहते हैं, सिर्फ सिलेक्टिवली वो चीजें करना चाहते हैं जो एग्जाम में आने वाली है, तो यू गाइस कैन फॉलो गदर सीरीज, गदर 3.0, जो कि हमारा इस चैनल के इस बार प्रीमियम मेंबरशिप के ऊपर अवेलेबल है। सो टू ज्वाइन दैट, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टू ज्वाइन एचपी गुरुकुल, उसमें आप आ सकते हैं। और गुरुकुल के अंदर आपको एक्सेस मिलेगा बहुत सारी गदर चीजों का, गदर सीरीज के साथ साथ यू आर गोइंग टू गेट पीवाईक्यू सॉल्विंग, माइंड मैप सेशंस होंगे, आपके डाउट्स को भी केटर किया जाएगा, फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, ओके, एक्सक्लूसिव कॉलेज की इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, जो आपको ऑब्वियसली बहुत जरूरी होगा जैसे जनवरी जाता है। एंड उसके अलावा जो जनवरी के बाद जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे बिट सैट है, वीआईटी ट्रिपल ई है, डब्ल्यूबी जेई, एमएसटी सीटी, इनकी भी हम तैयारियां कराएंगे, राइट। सो पूरा आपको एचपी गुरुकुल में पूरा पैकेज मिलता है सिर्फ 89 रुपीज के अंदर। सो यू गाइस कैन एनरोल इनटू दिस। अदरवाइज ये वाली सीरीज भी है आपके लिए, जो ये सीरीज है माइंड मैप, इसमें हम चैप्टर का बेसिक चीजें जो है, जो काफी एग्जाम में पूछी जाती है ना, वो चीजें अपन देखते हैं। तो एक बार देखिए, प्लीज आइए। देखो, सबसे पहले बेटा मैं टाइप्स के हिसाब से आपको जो है चीजें बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, टाइप नंबर 1 मिलता है, ठीक है। अब टाइप नंबर 1 जो है, पहले टाइप है ना, जो गदर सीरीज में हम पढ़ते हैं, उस हिसाब से आई एम टेलिंग यू, हम टाइप के हिसाब से पढ़ते हैं, जो टाइप्स एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं और आते हैं। आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू गाइस कैन टेल मी, ओके। हाँ चलिए, आई थिंक इट्स ऑल फाइन। तो बेटा टाइप 1 के अंदर हम ना बेसिक्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और बेसिक्स के अंदर ऑब्वियसली वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक पार्ट की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की बातें करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें जो हमारे सिलेबस में दो तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इनमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस होना यानी जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो आपको एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वी रिक्वायर एक्सटर्नल वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे ना बैटरी लगाना पड़ता है, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है जिसका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर के अंदर कैथोड और एनोड को रखा जाता है। गैल्वेनिक में दो अलग कंटेनर्स होते हैं। कभी भी कैथोड एनोड को साइन से मत याद रखना, हमेशा ध्यान रखना ये वाली चीज कि कैथोड पे हमेशा बेटा क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। तो यू कैन रिमेंबर एनॉक्स रेड कैट, ये सही है, ठीक है। यानी एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पता वो भी देख लो। अगर कभी भी किसी स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इंक्रीज आता है, देखो ए है 0 से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को तो अपन ऑक्सीडेशन बुलाते हैं। अगर मान लो कभी जैसे B3+ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बी में आ गया, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है, डिक्रीमेंट होता है, तो ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है। आई थिंक बेसिक क्लियर हो गया, ओके। तो ये बेसिक में कुछ चीजें और देखो कि सेल का अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डैनियल सेल पढ़ते हैं, जूम करके थोड़ा दिखाती हूँ। देखो डैनियल सेल में क्या करते हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डुबोते हैं, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, बाहर हमने बल्ब लगा दिया जस्ट टू सी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इंटरनली सर्किट को कंप्लीट करा सॉल्ट ब्रिज लगाकर, ठीक है। ओके, प्लीज ध्यान देना। थोड़ी देर में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो जिंक वाले कंटेनर में जो है ना, क्या होता है, जिंक रॉड से जिंक के एटम्स जो है ऑक्सीडाइज करके ना सोल्यूशन में जाने लगते हैं। अब सोल्यूशन में तो जिंक आयन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर ही रहता है इलेक्ट्रोड के। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने की वजह से ये नेगेटिव बन गया। और देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होता है, एनोड पे। तो पता चल गया जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है, ठीक है। दूसरे साइड कॉपर के कंटेनर में आप ये देखोगे कि कॉपर जो है, कॉपर आयन सॉल्यूशन में से वो क्या करते हैं, कॉपर की रॉड से टक्कर मारेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल की तरह डिपॉजिट हो जाएंगे,
ठीक है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, तो यानी ये वाली साइड कैथोड है। अब क्योंकि कॉपर के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज आउट हो रहे हैं, तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा एक्यूमुलेट, जिसकी वजह से कैथोड यहाँ पॉजिटिव होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ थे, ये फ्लो करके एनोड से कैथोड की तरफ आ जाएंगे इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहां है, करंट का फ्लो बेटा उसका ऑपोजिट होता है हमेशा। तो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे कॉपर से एनोड की तरफ। डैनियल सेल का जो सेल ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है। अब इसके लिए सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हमेशा देखो एनोड को पहले लिखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा एनोड को पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, बीच में आएगी सॉल्ट ब्रिज और राइट हैंड साइड आएगा कैथोड। ठीक है। तो सिंपल सा इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिंक जो है Zn2+ में जा रहा है, जिंक सॉलिड Zn2+ में गया। ठीक है। बीच में सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर आयोन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में डिपॉजिट हुए, तो एनोड लिखा, सॉल्ट ब्रिज कैथोड। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, देखो सॉल्ट ब्रिज में हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl है आपके साथ पास है ना, KNO3, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स विद अगर अगर या जिलेटिन के साथ, ताकि ना एक पेस्ट बन जाए। तो वो क्या करता है ना, एक तो ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, ऊपर से जो है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं बनने देता, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। जैसे यहाँ पे देखो इस कॉर्नर में जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, इस कंटेनर में सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये क्या करता है, यहाँ पे मेन सेल पोटेंशियल डिस्टर्ब ना हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन इम्बैलेंस हो गया, तो यहाँ से जैसे मान लो KCl भरा, तो क्या करेगा, नेगेटिव आयन को तो यहाँ भेज देगा सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, और पॉजिटिव को यहाँ भेज देगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है। तो रिएक्शन लिख सकते हो, आई थिंक सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ये आपका बेसिक वाला पार्ट था। ठीक है। फिर सेल पोटेंशियल देखो, टाइप 2 के अंदर अपन सेल पोटेंशियल, ठीक है, देखेंगे। देखो सेल पोटेंशियल बेटा कैसे देखते हैं, सेल पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है बेसिकली, जैसे ही आप देखते हो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, दो हाफ सेल्स है आपके सामने, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यूज में बेसिकली जो डिफरेंस जनरेट होता है दो हाफ सेल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ की वजह से, वो ही सेल का ईएमएफ होता है। ईएमएफ सेल को निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, देखो सेल का ईएमएफ जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है सेल का, स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी जब 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 बार प्रेशर है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है कैथोड का। कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से आप रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का घटा दीजिए। क्वेश्चंस के साथ बेटा, माइंड मैप में तो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम टाइप देख रहे हैं, अगर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप पूरा गदर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, दिस विल गिव यू सेल ईएमएफ। ठीक है। और ईएमएफ देखो, अगर सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो जो सेल ईएमएफ होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 बेसिकली। ठीक है। अगर सेल का ईएमएफ 0 से बड़ा पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस सेल होता है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होता है। इसी टाइप 2 के अंदर हमने टाइप 2 में देखो, टाइप 1 में हमने बेसिक सीख लिए। ठीक है। तो दिस वाज टाइप नंबर 2, अपना टाइप नंबर 2 है। तो टाइप नंबर 2 में वी आर सीइंग द सेल पोटेंशियल। ठीक है, हमने देखा। ठीक है। उसके साथ वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ध्यान देना प्लीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या करते हैं बेटा, इस सीरीज में हमने अरेंजमेंट किया है जो एक्चुअली सीरीज ना IUPAC ने बनाया है विद रिस्पेक्ट टू, IUPAC ने बनाया है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। करते क्या है, हम इसमें अरेंजमेंट बताते हैं एलिमेंट्स या आयोन्स का इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। ठीक है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज के ऑर्डर में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये सीरीज मैं आपको एक पार्ट ऑफ इट दिखा रही हूँ। कभी किसी किताब में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, किसी में डिक्रीजिंग होता है, वो मतलब की बात है ही नहीं। मतलब की बात यह है, पहली तो हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड लिया गया है यहाँ पर,
एनसीईआरटी में देखना थोड़ी बड़ी सीरीज अलग तरीके से दे रखी है। अब आपको क्या समझना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम नेचर से कैसे रिलेट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है या रिड्यूसिंग नेचर है। तो अगर मान लो किसी स्पीशीज का मान लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन का देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, तो अगर बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है मतलब उसकी टेंडेंसी टू रिड्यूस, खुद से सेल्फ को रिड्यूस करने की बहुत हाई होती है। ठीक है, अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज वेरी हाई। ऐसे लिख लो, इजी हो जाएगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज हाई। ठीक है, मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड हाई है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस होने वाला दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा अच्छी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाई ओपी यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर मान लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, ठीक है, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान लो लो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होना मतलब वो खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स इज हाई, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर इज हाई। ठीक है, तो जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वी कैन से हाई रिड्यूसिंग पावर, हाई रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो ये वाली चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चंस आते हैं इस पे से। तो देखो लिथियम आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना ही ज्यादा। देखो ये चीज देखो, अभी जो पीछे एक्सप्रेशन बताया ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, साइन चेंज कर दो बस। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बराबर होता है मैथमेटिकली विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा लिथियम का प्लस 3.05। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो लेट मी शो यू। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, कहता है ये कुछ स्पीशीज के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लो। ठीक है, तो इन वैल्यूज के बिहाफ पे पूछा गया है सबसे ज्यादा टेंडेंसी रिड्यूस होने की किसकी है, टू गेट रिड्यूस। बेटा खुद वही रिड्यूस होएगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई है। देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल A2 प्लस का सबसे ज्यादा हाई है, तो यही रिड्यूस होएगा। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस सबसे हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले की सबसे ज्यादा टेंडेंसी, सबसे कम वाले की लीस्ट टेंडेंसी, तो B2 प्लस की नेगेटिव है। अब टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, खुद वो ऑक्सीडाइज होएगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, या ये कहो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, और वो है बी। तो बी, उसके बाद सी है आपका देखो -1.5, सबसे लीस्ट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए का है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, यही स्ट्रेंथ होगी एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई थिंक टाइप 2 के अंदर आप ये चीजें कर सकती हैं, कर सकते हैं। चलिए अब देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ईएमएफ होता है सेल का ईएमएफ इज एन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्वांटिटी। ईएमएफ सेल का इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स से आप ये चीज सीखते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव होती हैं, तो यानी इसको ऐड तो नहीं कर सकते है ना, नॉन एडिटिव होती है। तो जो ईएमएफ है, जैसे मान लो यहाँ पे दो सेल्स का ईएमएफ दे रखा है E1 E2, थर्ड के लिए चाहिए, तो थर्ड का ईएमएफ सेकंड -1 नहीं कर सकते क्योंकि एडिटिव नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है हमारी, दैट इज -NF सेल का ईएमएफ। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी लोगे तो या स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ लेना पड़ेगा, इसको यूज करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, अब हेडिंग लिखो टाइप नंबर 3। आई थिंक दो टाइप्स क्लियर हो गए हैं आपको। पहला टाइप बेसिक था ओके दूसरा टाइप हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर वाला, जिसमें हमने बेसिकली उससे पहले रिडक्शन पोटेंशियल की बातें करी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। थर्मोडायनेमिक्स से निकला है, हमें उसका ज्यादा लेना देना नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन देखना है ना कि डेरिवेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं जब मुझे सेल का ईएमएफ निकालना होगा किसी और टेम्परेचर पे मतलब मान लो अगर नॉन स्टैंडर्ड, एक बार चेक कर लेते हैं लाइट वगैरह सही है। हाँ,
यू ऑल कैन सी एंड हियर मैम ना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। देखो कभी भी बेटा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर होंगी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी अब स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल के ईएमएफ के लिए तो हम IUPAC का जो चार्ट है उसको रेफर कर सकते हैं। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम कैसे निकालेंगे नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके, जो कहता है सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, जैसे एक रिएक्शन है मान लो ये रिएक्शन है, इसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन लिखना है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखो प्रोडक्ट में गैस है, तो जब भी गैस होती है तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप मतलब प्रेशर प्रेफरेबली यूज करते हैं, तो प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ए है रिएक्टेंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि वो एक्वस है रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रिएक्शन क्वेश्चन में प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट को लेते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्यू के एक्सप्रेशन में सॉलिड्स और लिक्विड्स को नहीं रखते, उनको यूनिटी लेके चलते हैं, ठीक है, जो आप नॉर्मल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो वही। अब अगर मान लो कभी टेम्परेचर आपको मेंशन कर दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस है, या फिर ना भी मेंशन करे हम 25 ही लेकर चलते हैं, ओके। अब यहाँ देखो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, F फैराडेज कांस्टेंट है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, ठीक है। अगर मैं ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे सिंपलीफाई करके लिख सकती हूँ सेल का EMF E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log Q बनेगा। n आप कहाँ से निकालते हो, आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नेट इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस कितना है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक तो ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर मेंशन किया हो 25 के अलावा कोई और टेम्परेचर है तो आपको यहाँ से यूज करना करके एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा सॉल्व करके। यूजुअली 99% क्वेश्चन में टेम्परेचर या तो नहीं देते तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, देते हैं 25 ही देते हैं वरना, ठीक है। चलो अगर कभी ना दे तो बी रेडी। एट इक्विलिब्रियम बेटा जो सेल का आपका स्टैंडर्ड है ना, सेल को यहाँ से निकाल सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सेल का EMF 0 हो जाता है। तो अगर सेल का EMF 0 हो गया इक्विलिब्रियम पे तो इसका मतलब यहाँ से एक्सप्रेशन बनेगा ये देखो log K इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम 0 और जो Q होता है रिएक्शन क्वेश्चन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन बना जिसको फर्दर लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज 10 रेज टू पावर n अपॉन 0.059 इनटू ई नॉट सेल। कर सकते हैं बोलो, ओके ठीक है। तो ऐसे अब pH ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, कभी फॉर्मूला मत याद रखना, बस ये याद रखना pH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयोन। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके आप जहाँ पे इस रीअरेंज कर देना क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्रेशन कि वहां माइनस लॉग H प्लस आयोन साथ में लेके उसे pH सब्स्टिट्यूट कर देना, तभी pH निकल पाएगा, ठीक है। चलो दैट वाज टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 मतलब 3 टाइप्स हो चुके हैं, अब फोर्थ टाइप पे जाते हैं बेटा। टाइप नंबर 4 इज द बेसिकली आपके अब जो सेल है ना, हम अगले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज पढ़ेंगे पहले, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयोन्स। मतलब इससे पहले व्हाट आई वांट टू टेल यू कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप ना इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा कैथोड एनोड पे, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे ये देख लो, प्रिडिक्ट कैसे करना है प्रोडक्ट को। सबसे पहले देखो अगर मोल्टन सोडियम क्लोराइड दिया गया, ठीक है, मोल्टन NaCl हमें दिया गया, तो अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर मान लो हमने इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया, ये हमारा एनोड ये कैथोड, ऐसे दिखा रही हूँ लैक ऑफ स्पेस, ठीक है। अब NaCl है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे टूट जाएगा। अब पॉजिटिव आयन यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो सोडियम आयन कैथोड पर जाएंगे और कैथोड पे जाके सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम मेटल की तरह वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। और क्लोराइड कहाँ जाएगा, एनोड के ऊपर, तो एनोड पे एनायन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्लोरीन एटम स्टेबल नहीं होता, दूसरे एटम के साथ मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। तो आप ऐसे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज होते हैं उतने ही कैथोड पे गेन भी होने चाहिए हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली सोडियम आयन मतलब जो था वो कैथोड पे गया, सोडियम मेटल हमें मिला कैथोड पे, क्लोरीन गैस मिली एनोड पे,
सिंपल है। चलिए, अब अगर एक्वस NaCl आ गया बेटा, तो एक्वस NaCl में प्रॉब्लम ये है कि दो केटायंस हो गए और दो एनायंस। देखो, सोडियम क्लोराइड से केटायन एनायन आया और पानी से भी आया। अब यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज लगता है कि दोनों केटायन में से कौन सा केटायन डिस्चार्ज होगा। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन ये कहता है कि देखो, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी केटायन का, उतना ज्यादा उसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, तो उतना ही ज्यादा वो जो है बेसिकली रिड्यूस होगा, उसकी टेंडेंसी उतनी है। तो हायर इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाई टेंडेंसी ऑफ केटायन टू गेट रिड्यूस्ड, हाई टेंडेंसी ऑफ केटायन टू गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसका जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है अगर ज्यादा है जिस केटायन का, वो रेस जीत जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी चीज है, अगर तो इंक्रीज ईज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आयन जैसे जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। अब एनायन में आप एक चीज याद रखना, SnOCbI, यही चीज इसको याद रखो, सल्फेट से ज्यादा टेंडेंसी नाइट्रेट, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनायंस इस ऑर्डर में, SnOCbI, स्नो बीच में हाइड्रोक्साइड भी लगा लो यहाँ पर, ठीक है। ऐसे देखो, स्नो, सल्फेट, नाइट्रेट, O हाइड्रोक्साइड, CbI क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। इस ऑर्डर में एनायन की टेंडेंसी है जाके जीतने की रेस, रिड्यूस मतलब एनायन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो सोडियम H+ में H+ हैज हायर टेंडेंसी, तो H+ जाएगा कहाँ, कैथोड पे, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। ओके, अब क्लोराइड हाइड्रोक्साइड में देखो, SnOCbI, क्लोराइड हैज हायर टेंडेंसी, तो क्लोराइड जाएगा एनोड पे, क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। अब लास्ट में आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। देखो, सोडियम आयन OH के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। ऐसे ही वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइज नहीं होता, हमेशा थोड़ा सा एसिड डालते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे भी आपके H+ आयन्स है, कैथोड पे जाके हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, O2 जो है आपकी कहाँ पे रिलीज होती है, एनोड के ऊपर, ठीक है। कॉपर सल्फेट को अगर करें, देखो कॉपर 2+ आयन है और सल्फेट है, अच्छा। और यहाँ पे क्या है, पानी से H+ है, OH आयन, तो जीतेगा कौन, कॉपर आयन्स हैव हाई टेंडेंसी, ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कॉपर मेटल मिलेगा कहाँ पर, कैथोड पे, और सल्फेट में की तो लीस्ट टेंडेंसी है, हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा, ओके। और आपका जब भी आप वाटर, देखो वाटर कभी अगर ऑक्सीडाइज करेगा, वाटर ऑक्सीडाइज करके O2 रिलीज करता है, अगर कभी वाटर रिड्यूस होता है तो H2 रिलीज करता है। जैसे एक्वस कॉपर सिल्वेट को कॉपर इलेक्ट्रोड में ही डाला, तो ये प्योरिफिकेशन के केसेस होते हैं। यहाँ पे आप मतलब इम्प्योर मेटल को तो एनोड पर लेते हैं, जैसे इम्प्योर कॉपर है उसे एनोड पे, और फिर प्योर कॉपर आपका कैथोड पे डिपॉजिट होता है, राइट, प्योर मेटल कैथोड पे मिलता है। अच्छा, ये देखो एक बार, अगर किसी ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए पूछा, डाइल्यूट H2SO4 में H+ आयन्स है, सल्फेट है, पानी से H+ आ रहा है, OH आयन, तो यहाँ तो सिंपल है एक चीज कि भाई कैथोड के ऊपर तो पक्का हाइड्रोजन निकलेगी, है ना। और एनोड पे बेटा कौन जाता है, एनोड पे O2 निकलता है, क्यों, OH आयन हैज हाई टेंडेंसी, ठीक है। तो एनोड पे O2 रिलीज होता है। अगर यही देखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करते, तो ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक में देखो यही आयन्स है, H+ है, सल्फेट है, H+ आ रहा है, पानी से OH आ रहा है। यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो निकलता ही है, हाइड्रोजन तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन एनोड पे ना उल्टी बात हो जाती है, एनोड पे इस बार सल्फेट जीत जाता है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे तो डाई एनाइन ऑफ मार्शल एसिड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं, ओके। ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक में याद रखना, एनोड पे ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है। चलिए, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये कौन सा टाइप चल रहा है अभी, अपना टाइप नंबर 3 चल रहा था नर्स्ट इक्वेशन। टाइप 3 के बाद मैंने टाइप 4 बताया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको नाम दे सकते हो। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने एक चीज देख ली, प्रिडिक्ट कैसे करते हैं प्रोडक्ट, इसी में फैराडे लॉ को देखो। फैराडे पहला लॉ कहता है कि किसी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होएगा इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उससे पास करते हैं,
जितना चार्ज देंगे उतना आपका जो सब्सटेंस है डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं Z, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को कैसे लिखते हैं बेटा, देखो इसका एक्सप्रेशन सिखा रही हूँ, देखो यहाँ लिखते हैं W was directly proportional to Q, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं W is equal to ZQ। अब ये जो Z होता है, this is equivalent weight upon Faraday constant, ये कैसे लिख सकते हैं, equivalent weight upon Faraday constant। अच्छा, equivalent weight क्या होता है, molecular weight upon n factor, और ये Q upon F। तो ये देखो weight into n factor, yes, अच्छा इसको ये भी देखो weight upon मॉलिक्यूलर वेट को भी यहीं ले आओ, मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू q अपॉन f, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स है, तो एक एक्सप्रेशन बना नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर q अपॉन f के बराबर होता है। कई बार आप ये एक्सप्रेशन भी यूज कर लेते हो। अच्छा, यहाँ पे w इज इक्वल टू q, q कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम आल्सो, है ना, वो चार्ज होता है। तो ये वेरियस एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम यूज करते हैं। एक चीज और समझ आनी चाहिए आपको, जैसे मान लो मैंने एल्यूमिनियम आयन लिए, एल्यूमिनियम आयन का अगर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है तो उसके लिए कितना चार्ज लगेगा। देखो ध्यान से देखो, 3 मोल इलेक्ट्रॉन को यूज करने से, जब हमने 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ, है ना। 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने से 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो यानी 3 फैराडे कूलम से, इतने कूलम से 1 मोल यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ। तो कभी कभी वो पूछ लेता है कि 10 ग्राम डिपॉजिट करना है तो बताओ कितना फैराडे लगेगा, है ना। तो ऐसे केस में बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के आप स्टोइकियोमेट्री से चेक कर लेना, उसका हिसाब किताब आपको बता देगा। ठीक है, चलो फैराडे का सेकंड लॉ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ज्यादा है। सेकेंड लॉ कहता है जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनके जो इक्विवेलेंस डिपॉजिट होते हैं बेटा वो भी सेम होने चाहिए। तो जितने इक्विवेलेंस आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, जैसे यहाँ पे 3 हमने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए है ना, सॉल्यूशंस, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और सेम करंट पास किया हमने, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो जितने इक्विवेलेंट पहले मेटल के डिपॉजिट होंगे उतने ही सेकंड के, उतने ही थर्ड के। तो यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैन बी रिटन एज, हम बता सकते हैं ना कितने डिपॉजिट होंगे, W by E आप सिंपल करके इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने वहां पर करी है सेशंस के अंदर, तो प्लीज अगर आप गदर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन दैट। ठीक है, वहां पे फुली फ्लेज्ड मैंने एक चीज डिटेल में पढ़ाया है, तो एक बार इसको कर लो। नेक्स्ट टॉपिक डालो, नेक्स्ट टाइप, तो फैराडेज के लॉ बेटा, स्पेशली फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। ठीक है, चलो तो अभी तक कितने टाइप मैम ने आपको करा दिए हैं। लास्ट टाइप रिमेंबर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, टाइप नंबर 4 था। ठीक है, चलो टाइप नंबर 5 पे आ जाओ। टाइप नंबर 5 इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आपको क्या बताता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना है वो ही निकालने के लिए हम कंडक्टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में कैटायंस एनायंस होंगे जो फ्लो कर सकते हैं। अब इनके फ्लो को अगर हम स्टडी करते हैं, है ना, तो कंडक्टेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम जो पहली टर्म देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस है। जब आयॉन्स फ्रीली फ्लो ना कर पाए उनमें कुछ रेजिस्टेंस आता है, वो रेजिस्टेंस अपन कैसे लिखते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रेजिस्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जो कांस्टेंट लगाते हैं वो रो होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या एल ए एरिया बेसिकली हम उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं कि हमारा, है ना, और लेंथ की दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ना, सो दैट इज व्हाट वी टेक। तो बेसिकली हमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही देखना है क्वेश्चन के लिए। तो पहला रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए बन गया। ठीक है, अच्छा यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है। अगली टर्म कंडक्टेंस होती है जो ये बताती है कि अगेन रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयॉन्स क्या है सॉल्यूशन में। ठीक है, किस गति से आयॉन्स फ्लो कर रहे हैं सॉल्यूशन में। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का उल्टा है तो कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, A अपॉन रो इनटू L। यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, मो या फिर साइमंस। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इज योर
ये जो रो होता है ना, इसका रेसिप्रोकल बेटा कापा या कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या होता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस? कापा से लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखो कापा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा रेजिस्टिविटी क्या है, देखो यहां से निकालो आर ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी इज आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस कंडक्टेंस बन गया, और L अपॉन ए बेटा क्या होता है, सेल कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर सेल के लिए सेम होता है, इसको काफी यूज करता है एग्जामिनर, ठीक है। कापा इज इक्वल टू आपका आपका जो कापा है वो किसके बराबर है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के, ठीक है। ध्यान रखना डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, आई थिंक तुमने पहले किया होगा, ये माइंड मैप सीरीज रिवीजन के लिए अच्छा है, ठीक है। चलो तो यही बताया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। यूनिट ध्यान से देखो, कापा का यूनिट है साइमन मीटर, साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर। cell constant of the same conductivity cell will depend on the nature of electrolyte. cell constant आपको पता है, अगर nature of electrolyte चेंज कर दोगे देखो एक ही सेल में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो सेल कांस्टेंट उसके लिए सेम होता है, ठीक है, ध्यान रखो। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी ध्यान रखना है। देखो मोलर कंडक्टेंस होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। कापा को पुट करना है साइमन पर सेंटीमीटर के अंदर, मोलारिटी को पुट करना कैपिटल एम में या मोल पर लीटर में या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वो सेम चीज है। तो यहाँ से आपका जो मोलर कंडक्टेंस आएगा वो आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। यूनिट का कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ये वैल्यूज इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही यूनिट आएगी। ये बताता है कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आयोन्स, ठीक है। ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। एक इक्विवेलेंट जो है आयोन्स, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, उनका क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो ये बताता है, ठीक है। अब ये देखो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कौन कैसे चेंज करता है, ये भी मैंने टेबल में अटैच कर दिया है, वैसे मैं सेपरेटली भी बता दूंगी। तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी क्वेश्चन आए डाइल्यूशन का, है ना, तो जैसे आप डाइल्यूशन करते जाते हो, डाइल्यूशन से क्या है, वॉल्यूम बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन घटती है। तो डाइल्यूशन करते रहो तो उससे क्या होता है, बोलो, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब इंक्रीज इन डाइल्यूशन, इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो हमारा कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। कापा जो है वो डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि कापा आपको बताता है यूनिट वॉल्यूम से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और क्योंकि डाइल्यूशन से यूनिट वॉल्यूम में आने वाले आयोन्स घट जाते हैं तो इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा भी घट जाएगा डाइल्यूशन के साथ। इट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन या फिर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, समझ सकते हो। ओके चलिए, एक्सप्रेशन इनके सबके यहाँ पे लिख दिए हैं, ये टेबल मैंने अटैच किया है क्विक रिवीजन के लिए। ये एनसीईआरटी ने जो डाइल्यूशन का एक्सप्लेनेशन दिया है वो सेम मैंने आपको बताया है, तो नोट्स में एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद वी आर हैविंग वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ। तो इसको समझाने के लिए डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन के हिसाब से बेटा हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ बनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर ग्राफ को आप ऐसे पढ़े राइट से लेफ्ट, तो ये स्ट्रॉन्ग का देखो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अगर आप इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर दो तो ये लाइन ना यहाँ पे टच करेगी वाई एक्सिस को, इस पॉइंट पे टच करने से कॉन्सेंट्रेशन जीरो अप्रोच कर रहा है, देखो कॉन्सेंट्रेशन जीरो अप्रोच कर रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दिया, अप्रोचेस इंफिनिटी। तो ऐसे केसेस में इस पॉइंट को बुलाया जाता है इनफाइनाइट डिल्यूशन, इनफाइनाइट डिल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी,
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ना डेबाय-हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन से, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, वो पूरा टूट जाता है। तो ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके आप मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन में निकाल सकते हो। ये इंटरसेप्ट को मेजर कर लो, देखो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो ये बढ़ रहा है, डाइल्यूशन हुई, मोलर कंडक्टिविटी बड़ी बड़ी, एक पॉइंट पे यहाँ पे देखो इतनी बढ़ गई एक्सपोनेंशियली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आयोन्स इकट्ठे हो जाते हैं, इतने सारे आयोन्स, हालांकि पूरा नहीं टूटता। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से कम ही होता है, पूरा नहीं टूटेगा, इतने सारे आयोन्स एक्यूमुलेट हो गए कि एकदम से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन नहीं निकाला जा सकता ग्राफ से। तो इसको देने के लिए हमने बनाया था, है ना, ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। दिस इज डेबाय-हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ c, जहां पे b एक कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के साथ वेरी करता है, c कंसंट्रेशन था। ठीक है, ये इसके हेल्प से ही वो हमने बनाया है। ओके, इसको पढ़ेंगे अभी, आ जाओ। तो इसके लिए हमारे सामने आया, वेट अ मिनट, ये मैंने, हाँ, कॉल-रॉश लॉ, देखो ये लास्ट टाइप है, यही लास्ट टाइप है। ठीक है, तो कॉल-रॉश लॉ बेटा ये शुरू में बनाया गया था फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, उनकी मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डिल्यूशन पे बताने के लिए, फिर बाद में इसको अप्लाई सब पे किया गया। ठीक है, तो कॉल-रॉश लॉ कहता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एक्चुअली सम होती है ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयोन्स, यानी आप आयनिक कंडक्टिविटीज ले लो, केटायन और एनायन की आयनिक कंडक्टिविटीज को उठा करके जोड़ दो, उससे आपको क्या होएगा, मतलब आयनिक कंडक्टिविटी भी कौन सी, इनफाइनाइट डिल्यूशन वाली, केटायन और एनायन की, उसको जोड़ दोगे तो आप मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी निकाल पाओगे, किसी इलेक्ट्रोलाइट सब पे लग जाता है। ठीक है, जैसे देखो अगर मेरे को एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी बतानी है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे टूटेगा, 2 मोल्स एल्यूमिनियम आयन 3 मोल सल्फेट। तो एल्यूमिनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी मतलब आप इनफाइनाइट डिल्यूशन में इस पूरे की ऐसे निकालोगे, आयनिक कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम आयन की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे प्लस सल्फेट की आयनिक कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। अब यहाँ पे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है 3, तो उसको भी यूज करना है। मोलर कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन में आपको जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इंक्लूड करना होता है। अगर इसी के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो आयनिक कंडक्टिविटी आप लेंगे एल्यूमिनियम आयन की प्लस सल्फेट की, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं लेते, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, इनका रिलेशन n फैक्टर से होता है, इसमें नहीं लेने। ठीक है, वैसे लिखना है, तो आप इसको ऐड करके कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और कॉल-रॉश लॉ के एप्लीकेशंस बेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ आपका डिसोसिएशन होता है ना, वो कैसे निकल सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। ठीक है, अल्फा ऐसे निकलता है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, देखो इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। ये इनफाइनाइट डिल्यूशन वाला तो कॉल-रॉश लॉ से कर सकते हैं, और ये कहां से निकाल सकते हैं, कापा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो कभी कभी सवाल में ना कंडक्टेंस दे देगा, सेल कांस्टेंट देके कापा निकलवाएगा, कुछ ऐसा रिलेशन देगा, कापा निकाल के फिर तुम मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे कॉन्सेंट्रेशन C पे, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे निकालोगे कॉल-रॉश लॉ से, तब जाके अल्फा निकलेगा। और अगर अल्फा निकल गया तो वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये भी निकल जाएगा। कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, ऐसे देखो एप्लीकेशन कॉल-रॉश लॉ का ही, जो आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के, तो वो हमेशा वो सॉलिड और आयॉन्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो वहां पे उनकी भी मोलर कंडक्टिविटी अगर आप लिखना चाहो तो यू कैन गिव दैट बाय कापा इनटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह या सॉल्युबिलिटी रख देते हैं। ठीक है, और इस सॉल्युबिलिटी की जगह आप KSP भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, KSP कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो सिल्वर क्लोराइड है हमारे सामने, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का KSP लिखते हैं
आयनिक इक्विलिब्रियम में करते हैं। मान लो ये कुछ 1 में से s अमाउंट टूट गया, ठीक है, ये s आइस की सॉल्युबिलिटी है, सॉलिड को तो लिखते नहीं, तो KSP क्या बनेगा, s into s रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट s स्क्वायर। तो यहाँ मोलर सॉल्युबिलिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ KSP, ठीक है। तो AgCl के लिए देखो मैं निकाल सकती हूँ इनकी मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ KSP सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सो इनफाइनाइट डिल्यूशन में, क्योंकि इनको हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट लेकर चलते हैं, सो वी कैन कैलकुलेट दैट, ओके। तो खोलरॉश लॉ का एप्लीकेशन है ये। कुछ और पॉइंट्स इसमें आप देख सकते हो, जैसे खोलरॉश लॉ कहता है कि भाई इसी में हम पढ़ते हैं आयनिक मोबिलिटी सॉल्वेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा किसी आयन का उतना ज्यादा बल्कीनेस, उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, उतना कम वो मूव कर पाएगा। जैसे देखो लिथियम आयन एक हाई चार्ज डेंसिटी का आयन है, हाई चार्ज डेंसिटी है क्योंकि छोटा सा, देखो छोटे से लिथियम पे इतना +1 चार्ज है, और सीजियम आयन को देखो वो कुछ ऐसा है, लिथियम है और ये सीजियम है, सीजियम में बड़े से आयन पे छोटा सा चार्ज है, तो ये लो चार्ज डेंसिटी का है, लो चार्ज डेंसिटी। तो हाई चार्ज डेंसिटी वाले केटायन को ना पानी बहुत ज्यादा घेर लेता है, सॉल्वेशन इसका बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना सॉल्वेशन हो जाता है कि इसका चलना मुश्किल हो जाता है। तो लिथियम आयन का सॉल्वेशन बहुत है, बहुत हाई हाइड्रेशन होता है, बहुत हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, तो इसका जो आपका मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और मोबिलिटी क्यों, चल नहीं पाएगा आराम से, जबकि सीजियम को थोड़ा सा ही पानी घेरेगा, ये लो चार्ज डेंसिटी है, इसका इतना हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कह लो नहीं हुआ, तो इसकी मोबिलिटी, इसका चलना आसान हो जाएगा। तो जहां मोबिलिटी कम वहां कंडक्टिविटी कम, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज, और यहाँ जहां मोबिलिटी ज्यादा वहां कंडक्टिविटी ज्यादा। बोलो बता सकते हो? यस एवरीवन, ठीक है। तो ये मेजर हमने टाइप्स बेटा रिवाइज किए हैं, जैसे कि हमने बेसिक्स पढ़ा, फिर नॉस्ट इक्वेशन देखा, मैंने आपको एक दो बेसिक के बाद एक टाइप सेल ईएमएफ का अलग बना दिया था। बेसिक्स देखे, नॉस्ट इक्वेशन, फैराडे लॉ कराए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और लास्ट में खोलरॉश लॉ और उसके एप्लीकेशंस। अगर डिटेल में सारा पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन एचपी गुरुकुल, जिसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रो बहुत इत्मीनान से पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, तो आप उसे अटेंड कर सकते हैं। बाकी जो है ये सेशन से आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलना, हो सके तो रीसेंट 23 24 के क्वेश्चंस एक बार देख लेना, एंड कोई और डाउट आए या कोई और नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।